नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंह है और आज मैं अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर GF में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग पॉलिटिकल साइंस की क्लास ले रहे हैं, भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति का दोस्तों एक पार्ट हो चुका है और ये सेकेंड पार्ट है, तो जो भी दोस्त पहले पार्ट को नहीं पढ़े हैं उस पार्ट को जाके पहले देख लें और जो भी उनको डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें दोस्तों। और आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और जो भी राष्ट्रपति से संबंधित जानकारियाँ छूटी थी इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा कंप्लीट कराने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग देर न करते हुए सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो इससे पहले दोस्तों, जो लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मैं 2 सेकंड के लिए हट जा रहा हूँ, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं तो इसको हम शुरू करते हैं। अगर दोस्तों हम देखें कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं, तो पहली शक्ति होती है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में दोस्तों कहा गया है कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधित कार्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। शासन संबंधित कार्य का दोस्तों मतलब ये है कि राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर विदेशों में कोई समझौता हो रहा है, जैसे हमारे विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री या प्रधानमंत्री अगर विदेशों में जा रहे हैं, अगर कोई समझौता हो रहा है तो वो राष्ट्रपति के नाम से होगा, न कि प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के नाम से। इसी प्रकार अगर भारत के किसी भी राज्य में अगर कोई समझौता या कोई कार्य हो रहा है तो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम से नहीं। जबकि सब कुछ प्रधानमंत्री ही करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे नाम जो चलता है सब राष्ट्रपति का नाम चलता है। अगर आप लोगों को आसान भाषा में दोस्तों मैं समझाऊँ तो जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, उस मुखिया के नाम से शादी का कार्ड और बाकी कोई लेटर जो होता है उसके नाम से आता है, उसी प्रकार देश का जितना भी कार्य होता है, देश का विदेशों का, वो सब कार्य राष्ट्रपति के नाम से होता है। जितने भी कार्ड होते हैं सब राष्ट्रपति के नाम से आते और जाते हैं। दोस्तों, इतना आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। वो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा सभी उसके प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो भी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। तो प्रसाद पर्यंत का सीधा मतलब होता है कि राष्ट्रपति जब चाहे इनको उनके पद से मुक्त कर सकता है, यानी कि उनके पद से हटा सकता है। जब कोई दोस्तों लोकसभा चुन के आती है तो उसके जितने भी मंत्री होते हैं और प्रधानमंत्री, इनको शपथ दिलाने का काम जो है राष्ट्रपति करता है। लेकिन इसमें कहा गया है कि प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि राष्ट्रपति उसको जब चाहे हटा दे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ये सलाह नहीं देगा कि आप इस मंत्री को हटा दीजिए, तब तक राष्ट्रपति ऐसा नहीं करेगा। और बात रही प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जब तक मंत्रिपरिषद में अपना विश्वास मत बना के रखा है, मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति अपना विश्वास बना के रखी है, तब तक मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगा। जब तक मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगा तब तक प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा नहीं देगा। दोस्तों, इतना समझ में आप लोगों को शायद आसानी से आ रहा होगा। और कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे बताइए। देखिए, अब इसमें कहा गया है कि तीसरा जो है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन का निर्धारण करता है। भारत का महान्यायवादी क्या होता है, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि महान्यायवादी जो दोस्तों होता है वो केंद्र का जो होता है एक न्यायिक अधिकारी होता है। जैसे मान लीजिए केंद्र का अगर कोई भी केस लड़ना है तो जो महान्यायवादी होता है ये सुप्रीम कोर्ट या जो भी हाई कोर्ट है वहाँ पे जाके केंद्र की तरफ से केस लड़ता है। केंद्र में महान्यायवादी होते हैं और राज्य में महाधिवक्ता होते हैं। तो जो भी महान्यायवादी होते हैं इनका जो है वेतन और भत्ता जो भी होता है ये राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि इनको कितना पेमेंट देना है, कितना क्या देना है। और वो जो महान्यायवादी होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। राष्ट्रपति उनको जब चाहे उनके पद से मुक्त कर सकता है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं। भारत के जो महानियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए
और चुनाव आयुक्त हो गए, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए एवं सदस्य हो गए, राज्यों के राज्यपाल हो गए, वित्त आयोग के अध्यक्ष हो गए तथा सदस्य हो गए। ये जितने भी लोग हैं इन सबका निर्वाचन जो होता है, इन सबको जो नियुक्त होता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। जितने भी राज्यों के राज्यपाल होते हैं दोस्तों वो राष्ट्रपति द्वारा ही निर्वाचित किए जाते हैं। कहा जाता है कि राज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र का एजेंट होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के एजेंट होते हैं। राष्ट्रपति उनको राज्यों में भेजता है कि राज्य में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति को पूरा रिपोर्ट करते हैं कि इस राज्य में ये है, हर जानकारी राज्य की राष्ट्रपति को प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों इसमें कहा गया है कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने से दोस्तों ये होता है कि मान लीजिए अगर वो किसी, जैसे कि बिहार को ही या उत्तर प्रदेश को ही अगर राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र घोषित करता है तो इसमें जो केंद्र का भी कोई भी अगर योजनाएं आती हैं या कोई भी लाभ आता है तो केंद्र का इसमें ज़्यादा योगदान होता है, जबकि जिस राज्य में ये अनुसूचित घोषित किया गया होता है वहाँ पे कम। जैसे पूर्वोत्तर के बहुत सारे राज्य हैं तो वहाँ पे जैसे केंद्र अगर 90% अपना जमा पूंजी उसमें लगा रही है, मतलब कि अगर उसमें पूंजी अपना लगा रही है तो उस राज्य के जो है केवल 10% ही लगाएंगे। जैसे आयुष्मान भारत का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो आयुष्मान भारत में क्या है कि जैसे कि 60% अगर केंद्र लगा रहा है तो 40% अदर राज्य लगा रहे हैं, जैसे यूपी बिहार और बाकी लोग हो गए। लेकिन अगर पूर्वोत्तर के जो राज्य ले लें, जैसे असम हो गया और बाकी मिजोरम हो गया, सिक्किम हो गया, ये जो राज्य हैं इनमें क्या है कि अगर इसमें जो अनुसूचित क्षेत्र और राज्य क्षेत्र हैं इनको राष्ट्रपति ने घोषित किया है तो इनका योगदान बस 10% है, बाकी का योगदान 90% केंद्र का होता है। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित होने से ये फायदा होता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासनिक कार्यों में विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारियां मांग सकता है, और ये होता भी है क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है सब विधायिका के संसद में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लोकसभा में, ये सबकी जानकारियां जो होती है राष्ट्रपति को देता है। ये प्रधानमंत्री का दोस्तों कर्तव्य होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। ये राष्ट्रपति की जो है कार्यकारी शक्तियाँ थी। अब चलिए हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की जो विधायी शक्तियाँ हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ में दोस्तों कहा गया है कि संसद की बैठक बुला सकता है, लोकसभा को विघटित कर सकता है। लोकसभा को विघटित करने का मतलब दोस्तों यहाँ से है कि मान लीजिए कि अगर मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति अपना विश्वास मत खो देती है तो लोकसभा विघटित हो जाती है, तो राष्ट्रपति अपना एक संबोधन जारी करते हैं और उस संबोधन के द्वारा लोकसभा को विघटित कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें कहा गया है कि संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक का तात्पर्य दोस्तों ये है कि अगर कोई बिल है जो लोकसभा में पारित हो गया है, राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, या राज्यसभा में पारित हो गया है, लोकसभा में पारित नहीं हो पाया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों का संयुक्त बैठक बुलाते हैं। जब दोनों सभा के सदस्य इकट्ठा होते हैं तो इसकी अध्यक्षता जो होती है लोकसभा का जो अध्यक्ष दोस्तों होता है वो करता है। उसके अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। जैसे मान लीजिए ओम बिरला जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो इसकी अध्यक्षता वही करेंगे, उनकी अनुपस्थिति में उसका उपाध्यक्ष जो होता है वो करेगा। तो राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी शक्ति राष्ट्रपति के अंदर है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ में आती है। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ में भी आती है कि अगर कोई व्यक्ति जो है जिसका साहित्य का बहुत ज्ञान हो, कला का बहुत ज्ञान हो, खेल से संबंधित बहुत ज्ञान हो, तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। राज्यसभा में ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है दोस्तों, और ये लोग जो हैं
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया है। आप लोग पहला वीडियो प्लीज़ जाके वहाँ पे देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा, इसलिए कह रहे हैं पहला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है और 2 लोगों को, 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं उनको लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता है। भारत की संचित निधि से खर्च, अगर कोई भी खर्च संचित निधि से करना है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लीजिए किसी राज्य का नाम बदलना है या किसी राज्य का क्षेत्रफल बदलना है तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति बहुत आवश्यक हो जाती है। दोस्तों अब चलिए आगे हम देखते हैं, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई विधेयक जो होता है कि राष्ट्रपति के पास पारित करके संसद द्वारा, लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित कर लिया गया है और उसको अब राष्ट्रपति के पास अधिनियम बनने के लिए भेजा जाएगा, तो अगर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता तो अधिनियम बन जाएगा, वो कानून बन जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के पास 3 शक्ति होती है। पहली शक्ति ये दोस्तों होती है कि वह उस विधेयक को स्वीकृति दे देगा। अगर स्वीकृति दे देता है तो वो विधेयक जो अधिनियम कानून बन जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि वो उस पर कोई स्वीकृति नहीं देगा और उस विधेयक को अपने पास रख लेगा, तो क्या होता है, ये विधेयक ज़्यादा करके अब नष्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है कि अगर वो चाहता है कि उस विधेयक को अपने पास भी न रखे और स्वीकृति न करे तो क्या करता है, उस विधेयक को पुनः संसद के पास भेज देता है और संसद से कहता है कि भैया आप लोग इस पर एक बार पुनर्विचार करिए कि कहीं ये सही है कि गलत है, एक बार करिए। जब संसद उस विधेयक को पुनर्विचार करके अगर दोबारा राष्ट्रपति के पास दोस्तों भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना जरूरी हो जाता है। तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को सहमति देता है और ये विधेयक अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। दोस्तों इतना समझ में आप लोगों को शायद आ रहा होगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बताइए। दोस्तों अगर हम वही बात करें कि संसद, जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो ये सारी जो भी हैं मैंने आपको बता दिया कि वो अपनी चाहे स्वीकृति दे सकता है या नहीं दे सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी सदन अगर सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति ऐसे कंडीशन में क्या करता है कि अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति को एक शक्ति है आर्टिकल अनुच्छेद 123 के तहत कि अगर कोई भी सत्र नहीं है, जैसे लोकसभा राज्यसभा कोई सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उस अध्यादेश जारी करने के बाद वो कानून बन जाता है और कानून बनने के बाद वो 6 हफ्ते तक रहता है, यानी 1.5 महीने तक रहता है। 1.5 महीने के अंदर अगर संसद की अनुमति मिल जाती है तो कानून वो हो जाएगा, पारित हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो अपने आप नष्ट हो जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि 6 हफ्ते के पहले भी इस जो अध्यादेश जारी करता है उसको वापस ले सकता है। ये राष्ट्रपति को शक्ति दोस्तों इसलिए दिया गया है कि आपातकाल से, आपात स्थिति से निपटने के लिए, जैसे कोरोना काल है, अगर मान लीजिए कोई सत्र इसमें लागू नहीं है तो इस समय राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों शायद इतना समझ में आप लोगों को आ रहा होगा बहुत अच्छी तरह से। दोस्तों ये हो गई राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अब चलिए वित्तीय शक्तियाँ राष्ट्रपति की देख लेते हैं। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं। कहा जा रहा है कि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। अगर कोई धन विधेयक है तो राष्ट्रपति की जब तक पूर्व मंजूरी नहीं मिलेगी तब तक वो लोकसभा में पारित नहीं होगा, लोकसभा के पास नहीं भेजा जाएगा। कोई भी धन विधेयक पहले राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेना आवश्यक होता है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट आता है कि धन विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। आगे नेक्स्ट दोस्तों है अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। अगर कोई भी कहीं अगर धन की मांग की जाती है तो राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यकता है, अन्यथा वो मांग पूरा नहीं किया जा सकता। राज्य और केंद्र के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति क्या करता है, वित्त आयोग का गठन करता है।
ये हर 5 वर्ष में राष्ट्रपति का कार्य करता है कि वित्त आयोग का गठन करता है। जैसे मान लीजिए कि आयकर हो गया, निगम कर हो गया या GST हो गए, जितने भी कर हैं इनमें क्या करता है राष्ट्रपति हर 5 वर्ष वित्त आयोग का गठन करता है और केंद्र और राज्यों का वित्त आयोग से यहाँ बंटवारा किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है, केंद्रीय बजट जो होता है, राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष संसद के पटल पर रखता है ताकि इसमें संसद अपना विचार व्यक्त कर सके। दोस्तों यह राष्ट्रपति की जो है वित्तीय शक्तियाँ हो गई है। चलिए हम आगे देखते हैं राष्ट्रपति की चलिए दोस्तों हम आप देखते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ क्या होती है। तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ जो होती है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। ये जितने भी न्यायाधीश होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है। आगे दोस्तों हम देखें, उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि तथ्य और पर सलाह राष्ट्रपति ले सकता है। अगर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनसे राष्ट्रपति क्या करता है, किसी विधि या तथ्य या तथ्य पर राष्ट्रपति उनसे सलाह ले सकता है, लेकिन ऐसी सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। अगर मान लीजिए कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश अगर ऐसी सलाह राष्ट्रपति को देता है तो राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। दोस्तों अब हम ये देखें कि वह किसी भी न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है। इसमें कहा गया है कि अगर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय किसी व्यक्ति को दंड दिया है, यानी उसको 10 साल या 5 साल की सज़ा दी है या उसको मृत्यु दंड तक भी दे दिया है, तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से, अपने विवेक से वह उस व्यक्ति को क्षमा कर सकता है, उस व्यक्ति का दंड जो है कम कर सकता है। जैसे कि अभी आप लोगों ने निर्भया कांड में ही देखा होगा कि निर्भया कांड में क्यूरेटिव पिटीशन राष्ट्रपति के पास पेश किया जाता था। अगर राष्ट्रपति चाहते तो उन लोगों को माफ़ कर देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए था शायद निर्भया केस में, ऐसे केस में होना भी नहीं चाहिए। तो राष्ट्रपति की इच्छा पे व्यक्त करता है कि राष्ट्रपति उस व्यक्ति को माफ़ करते हैं कि नहीं, उस व्यक्ति का दंड कैसा है, वो किस प्रकार का वो दंड उसका है। तो राष्ट्रपति के विवेक पे और मंत्रिपरिषद की सलाह पे राष्ट्रपति ऐसा कदम उठाते हैं कि उस व्यक्ति को माफ़ करना है कि नहीं करना है। तो राष्ट्रपति के पास शक्ति है, ये न्यायिक शक्ति से, जो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की जो न्यायिक शक्ति है उसके शक्ति से ये राष्ट्रपति की शक्ति भिन्न होती है। दोस्तों अगर हम देखें अब राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियाँ क्या होती है, तो सैन्य शक्तियाँ में राष्ट्रपति भारत के तीनों सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। जैसे थल सेना, वायु सेना और जल सेना, ये जो तीनों सेनाएं हैं, इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, सर्वोच्च कमांडर ऑफिसर होता है। राष्ट्रपति इन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, इन तीनों सेनाओं का हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है। राष्ट्रपति जो है दोस्तों इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, चाहे आर्मी चीफ हो गया, जो भी हैं, इन तीनों सेनाओं के प्रमुखों को राष्ट्रपति जो है इन लोगों को निर्वाचित करते हैं। ये राष्ट्रपति के अंडर में ये लोग तीनों सेनाओं के प्रमुख आते हैं। वह राष्ट्रपति का दोस्तों एक काम और होता है कि वह युद्ध या समाप्ति, युद्ध की घोषणा कर सकता है, उसकी समाप्ति भी कर सकता है। ये राष्ट्रपति की जो होती है सैन्य शक्तियाँ के अंतर्गत आता है। लेकिन ऐसा राष्ट्रपति तभी दोस्तों कर सकता है जब उसको मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह दी जाए, तभी राष्ट्रपति की ऐसा कर सकता है, किसी युद्ध की घोषणा कर सकता है। लेकिन वो जब भी चाहे वो युद्ध की समाप्ति अपने स्वविवेक से भी कर सकता है राष्ट्रपति ऐसा। और दोस्तों अगर हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ देखें तो आपातकालीन शक्तियों में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की जिक्र दोस्तों की गई है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का इसलिए जिक्र किया गया है कि इसमें जैसे कि राष्ट्रीय 352 का प्रयोग सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो 1962 का जो भारत और चीन का आक्रमण हुआ था उसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। और 1971 जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उसमें अनुच्छेद 352 का जिक्र इसमें घोषणा की गई थी राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से और बाकी लोगों की सलाह से, अपने स्वविवेक से ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा उस समय की गई थी। राष्ट्रपति शासन की दोस्तों बात करें तो राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति की शक्ति दी गई है कि राज्य के राज्यपाल के परामर्श से
राष्ट्रपति उनसे परामर्श करके उनसे जानकारी लेके राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अगर दोस्तों हम राष्ट्रपति शासन की इतिहास देखें तो सबसे पहले 1952 में पंजाब क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगा था 1952 में। दोस्तों तीसरा है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की घोषणा 1991 में होने ही वाली थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं तो 1991 में वित्तीय आपातकाल लग जाता। लेकिन आज तक सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा देश इतनी कठिनाइयों से और बाकी सब चीज़ से गुजरा है, लेकिन अभी तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों हम राष्ट्रपति की वीटो शक्ति देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति क्या होती है। तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति की वीटो शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहली राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का नाम है अत्यंतिक वीटो शक्ति। अत्यंतिक वीटो शक्ति। दूसरी वीटो शक्ति का नाम है पॉकेट वीटो शक्ति और तीसरी वीटो शक्ति का दोस्तों नाम है निलंबकारी वीटो शक्ति। तो चलिए हम पहले अत्यंतिक वीटो शक्ति का देखते हैं। संसद द्वारा किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखना है या विधेयक समाप्त हो जाता है, अधिनियम नहीं बन पाता। इसमें कहा गया है कि अगर कोई विधेयक ऐसा है जो संसद द्वारा पारित, राष्ट्रपति के पास अगर ऐसा विधेयक भेजा जाता है, अगर राष्ट्रपति अपने पास ऐसे विधेयक को सुरक्षित रख लेता है और उस पर कोई जवाब नहीं देता है तो वो विधेयक अपने आप समाप्त हो जाता है। वो विधेयक समाप्त हो जाता है। इसे अत्यंतिक वीटो शक्ति कहते हैं। दोस्तों अब देखते हैं पॉकेट वीटो शक्ति क्या होती है। तो पॉकेट वीटो शक्ति में कहा गया कि राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर सकारात्मक या नकारात्मक शक्ति पॉकेट वीटो कहलाती है। अगर राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी सकारात्मक या नकारात्मक असहमति नहीं जाहिर करता है तो वह जो शक्ति विधेयक है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अगर हमें अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में ये मात्र 10 या 14 दिन के लिए होता है, लेकिन भारत में ये हमेशा के लिए राष्ट्रपति अपने पास रख सकता है, वो स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। निलंबकारी वीटो शक्ति की दोस्तों अगर हम बात करें जो निलंबकारी वीटो शक्ति की, तो इसमें क्या होता है कि पुनर्विचार के लिए अगर मान लीजिए कोई संसद से कोई विधेयक पारित होके राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संसद के पास एक बार दोबारा भेज सकती है। लेकिन अगर संसद दोबारा उस बिल को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो ऐसा विधेयक राष्ट्रपति को पारित करना ही पड़ेगा और राष्ट्रपति इसको पारित करके अधिनियम बनाएंगे। ये राष्ट्रपति में बाध्यकारी होता है। ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति वापस फिर दोबारा संसद के पास नहीं भेज सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना सब आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये राष्ट्रपति से संबंधित मेन मुद्दे थे जो हमने चर्चा किया है। अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन रुकने वाला नहीं है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को बढ़िया से ध्यान से देखिएगा। जो न समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। दोस्तों चलते चलते आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि राष्ट्रपति जो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है वो एक जो प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में जो मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति उस मंत्री परिषद की सलाह पे कोई कार्य करता है। जैसे कि मंत्री परिषद अगर जो सलाह देती है राष्ट्रपति उसी पे काम करता है। जैसे आपातकाल लगाना हो गया या कोई और आपातकाल वापस करना हो गया या कोई और भी कार्य है तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सलाह पे ही कार्य करता है। अन्यथा राष्ट्रपति स्वविवेक से काम, राष्ट्रपति जो होता है बस नाम का शक्ति उसके पास होता है। काम का वास्तविक शक्ति अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री के अंडर में होता है, न कि राष्ट्रपति के अंडर में। जैसा कि मैंने पहले बताया था राष्ट्रपति बस सर्वोच्च नागरिक इसलिए होता है कि जितने भी काम होते हैं सब उसी के नाम से ठप्पा मोहर जो होता है सब राष्ट्रपति के नाम से ही लगता है। इसलिए भारत में राष्ट्रपति का महत्व बढ़ जाता है और जितना भी काम होता है वो सब प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का महत्व इसलिए होता है कि सब उसी के नाम से दोस्तों होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और अगर ध्यान से आप लोगों इसको देखिए। थोड़ा सा मेरी स्पीड तेज़ थी और अगर आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि तो आप लोग पुश करके और स्पीड थोड़ा सा कम करके इस वीडियो को आसानी से आप लोग देख सकते हैं। और जहाँ भी आप लोगों को दिक्कत लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दोस्तों मुझसे बता सकते हैं।
हैं। और अगला सेशन हम अगला क्लास किस चीज़ का लें, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे दोस्तों बता दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नए लेक्चर में अगले में। धन्यवाद।